हेलो वेलकम फ्रेंड्स, देवभूमि एजुकेशन पॉइंट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, पहली बार हमारे चैनल पर हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा लेना, जिससे आपको हमारे सभी अपडेट मिलते रहेंगे। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो, हमने यूटेट की बहुत सारी सीरीज हमने स्टार्ट की थी। हमने बहुत सारे वीडियोज अपने चैनल पर अपलोड किए हैं, चाहे वो प्रीवियस पेपर हो, मॉडल पेपर हो या फिर बाकी अन्य प्रकार की सामग्री। ठीक है, तो आपको यूटेट सीटेट वगैरह से रिलेटेड बहुत सारी सामग्री मिल जाएंगी। आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आज आप लोगों से जो यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मापन मूल्यांकन और उसमें उपलब्धियां वगैरह, ये सारी चीजों का मूल्यांकन। ठीक है, इससे जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं और इससे पहले आए हुए हैं, उन क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर आप लोगों से डिस्कस करूंगा, ताकि आप लोगों को पता चल पाएगी किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखेंगे, हम मेरे साथ बने रहना लास्ट तक वीडियो में, और अच्छा लगेगा तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। इसमें पहला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए पहला क्वेश्चन इसमें है, छात्रों की उपलब्धियों का मूल्यांकन होना चाहिए। भाई, छात्रों की जो उपलब्धियां हैं उनका मूल्यांकन पूछना चाह रहे हैं किस तरीके से होना चाहिए, सतत रूप में, व्यापक रूप में, सतत व्यापक दोनों रूप में, या किसी भी रूप में। दोस्तों देखिए, आपको सतत और व्यापक दोनों रूप में छात्रों का मूल्यांकन होना जरूरी है। केवल सतत रूप में हो ये भी सही नहीं है, केवल व्यापक रूप में हो ये भी सही नहीं है। तो सतत और व्यापक दोनों रूप में छात्रों का मूल्यांकन होना बहुत जरूरी है। ठीक है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। अब कौन सा कथन ऐसा है जो गलत है, वो हमें बताना है। ठीक है, निबंधात्मक प्रश्न का उद्देश्य बालकों की लेखन शैली का जांच करना है, बिल्कुल सही है, ये गलत नहीं है। ठीक है, तो जो निबंधात्मक प्रश्न होते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो होते हैं, उनका मतलब क्या होता है, उनका उद्देश्य क्या है, छात्रों की लेखन शैली, यानी कि निबंध लिखने से छात्रों की जो लिखने की शैली होती है, स्किल होता है, ठीक है, वो बढ़ता है, बहुत अच्छा है, उनकी जांच होती है। दूसरा है, निबंधात्मक प्रश्न पूरक प्रकार के प्रश्नों का उदाहरण है, ये भी सही है, पूरक प्रकार के प्रश्नों का उदाहरण है, यानी कि निबंधात्मक जो प्रश्न होते हैं उसमें बहुत सारे प्रश्नों का समाकलन होता है। ठीक है, बहुत सारे प्रश्नों का आंसर होता है। ठीक है, तो इसको कह सकते हैं आप। तीसरा है, निबंध लिखते वक्त स्थूल और सूक्ष्म दोनों स्तर पर समस्याओं को समझा जाता है। भाई देखो, स्थूल और सूक्ष्म, ठीक है, बहुत बड़े और छोटे स्तर, मतलब छोटे स्तर के समस्याओं को, प्रॉब्लम्स को उसमें समझा जाता है निबंध लिखते समय। ठीक है, तो यानी कि ये 3 के 3 सही है। तो यानी कि जो सही नहीं है वो कौन सा होगा, चौथा, जिसमें ये कहा गया है कि निबंधात्मक प्रश्न के अंतर्गत शब्दों की सीमा निश्चित होती है। तो ये गलत है भाई, सीमा इसकी निश्चित नहीं होती है। जब निबंध लिखे जाते हैं या निबंधात्मक प्रश्नों के आंसर दिए जाते हैं तो उस समय उसमें शब्दों की कोई सीमा नहीं होती है। आपको 5 से 6 7 पेज में आंसर देना होता है, कोई निश्चित समय नहीं, सीमा नहीं होती है वर्ड्स की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रश्नों के कई प्रकार होते हैं। जैसे यहाँ पर एक फॉर्मेट दिया है कि पौधे एवं जानवरों में 4 अंतर बताइए, ये आपका क्वेश्चन है। तो ये बताना है कि ये प्रश्न किस प्रकार के प्रश्न का उदाहरण है। भाई ये जो है ना, अति लघु उत्तरी प्रश्न नहीं है। अति लघु उत्तरी प्रश्न का उत्तर जो होता है एक शब्द में दिया जाता है, या फिल इन द ब्लैंक्स, सही या गलत। ठीक है, ये सारी चीजें होते हैं, एक आंसर वाला होते हैं। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जैसे कि हमने कहा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो आप ये पढ़ रहे हो, एमसीक्यूज जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, एमसीक्यूज, तो ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं। लघु उत्तरी प्रश्न इसका सही जवाब है दोस्तों। ठीक है, जो आपको सिर्फ 4 अंतर बताने हैं तो ये लघु उत्तरी प्रश्न है। निबंधात्मक प्रश्न आपको पता ही है, 5 से 7 पेज में ये लिखने होते हैं। ठीक है, तो आप जो है ये भी नहीं है। तो आंसर कौन सा है यहाँ पर, लघु उत्तरी प्रश्न है, जिसके आंसर बहुत लिमिटेड होते हैं, जिससे 150 शब्दों में लिखना है आपको। ठीक है, आंसर, तो ये लघु उत्तरी प्रश्न आ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन से अति लघु उत्तरी प्रश्न के उदाहरण हैं। भाई अति लघु उत्तरी प्रश्न वह होते हैं जैसे 1 वर्ड वाले हैं, ठीक है, और ट्रू एंड फॉल्स होते हैं, और रिक्त स्थान भरने वाला होता है। ठीक है, उसके बाद या फिर सही उत्तर का चयन करना है, जैसे एमसीक्यूज है। ठीक है, तो ये होते हैं अति लघु उत्तरी प्रश्न। अब देखेंगे यहाँ पर रिक्त स्थान वाले, मानचित्र पर आधारित प्रश्न। मानचित्र पर आधारित प्रश्न, आपके पास कोई मैप है, ठीक है, तो उस मैप में आपको बताना है कि दिल्ली कहाँ पर या गुजरात कहाँ पर है। तो भाई आप क्या करेंगे, गुजरात यहाँ पर बता देंगे ऐसे। ठीक है, मैप में। या आपसे पूछा जाएगा कि भाई जो नीली इंक से जो दिखाया गया है वो मतलब किस चीज को इंडिकेट कर रहा है, तो आपने लिख दिया नदी। ठीक है, या मैप में आपको कहीं पर एक ऐसा चित्र बना के दिखा दिया, बोलेंगे कि ये साइन किसका है, तो आप बता देंगे घर का साइन है, हॉस्पिटल है, कुछ भी। ठीक है, तो ये भी जो है 1 वर्ड में आते हैं, यानी कि लघु उत्तरी प्रश्न हुई, अति लघु उत्तरी। और रूपांतरण प्रकार के प्रश्न ये भी उसी में आएंगे। देखिए एक बार को आप समझ सकते हैं कि रूपांतरण प्रकार के प्रश्नों को आप नहीं समझ पा रहे हो, तो आप रिक्त स्थान और मानचित्र दोनों तो आते हैं। ठीक है, ए और बी दोनों अति लघु उत्तरी है।
अब उपरोक्त सभी करेंगे क्योंकि ये पहला भी है, दूसरा भी, तीसरा तो होगा ही होगा। नहीं भी समझ आ रहा तो ये तीनों सही है, उपरोक्त सभी यहाँ पर आप कर सकते हैं। आगे बढ़ें। जब परीक्षार्थियों की संख्या सर्वाधिक हो तो उसके मूल्यांकन के लिए किस प्रकार के प्रश्नों का प्रयोग किया जाता है? भाई देखिए, जब बहुत ज़्यादा स्टूडेंट होते हैं, जैसे आप हैं, ठीक है, यूटेट की परीक्षा हो रही है, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट हैं, या कोई कंपटीशन के एग्ज़ाम की परीक्षा है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मतलब स्टूडेंट होते हैं, तो उनकी परीक्षा कराने के लिए उनसे लघु उत्तरीय प्रश्न भी नहीं होंगे और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी नहीं ले सकते, यानी कि अति लघु उत्तरीय यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न रखे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट का एक बार में कम से कम समय में आकलन हो पाए, ठीक है, तो मूल्यांकन हो पाए। तो यहाँ पर देखिए वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों को लिया जाता है जब परीक्षार्थी बहुत अधिक मात्रा में होते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं किसी भी नौकरी के लिए जब कोई फॉर्म भरते हैं तो आप उसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही आते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। कोई बालक फुटबॉल खरीदते वक्त उसके गुण मजबूती के बारे में जानकारी प्राप्त करने के बाद ही उसे खरीदता है, तो इस संदर्भ में ये माना जाएगा कि उस बालक में डॉट डॉट का विकास हो रहा है। भाई जब कोई बालक है, कोई फुटबॉल खरीद रहा है, उसके बारे में वो समझ रहा है कि उसके क्या क्या गुण हैं, उसकी क्वालिटीज़ क्या क्या है, ठीक है, वो कितना मजबूत है, कितना प्रेशर झेल सकता है, ठीक है, कितना टिकाऊ है, ये सारी चीज़ों के बारे में वो जान रहा है, जानकारी ले रहा है और उसके बाद ही उसको खरीदने का निर्णय लेता है। तो बालक में जो है आलोचनात्मक चिंतन हो रहा है, ठीक है, वो उसको आलोचनात्मक तरीके से सोच रहा है कि ठीक है भाई ये कितनी मजबूत है, ये कब तक चलेगी, मतलब कहीं कितनी जल्दी टूट सकती है, ये सारी चीज़ों के बारे में वो समझ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ आलोचनात्मक चिंतन का विकास उसमें हो रहा है, ठीक है। तो ये प्रश्न से जाहिर होता है इस चीज़ को, यही आपको बताना है इसका आंसर, ठीक है। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों को डॉट डॉट के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। भाई शिक्षार्थियों को किस चीज़ के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए, इस पर आपको ध्यान रखना है। देखिए नंबर 1 है सामूहिक कार्य में दूसरे शिक्षार्थियों के साथ सक्रिय रूप से अंतःक्रिया करने के लिए, ये तो बिल्कुल सही है, इसके लिए तो करना ही चाहिए, ठीक है। तो छात्र को दूसरे जो उसके स्टूडेंट हैं, सहपाठी, उनके साथ सक्रिय रूप से एक्टिव रह के अंतःक्रिया करनी चाहिए। दूसरा, अधिक से अधिक पाठ्य सहगामी क्रियाओं में हिस्सा लेने, तो विद्यार्थी को तो भाई हमको प्रोत्साहित करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या करे, पाठ्य सहगामी क्रियाओं में हिस्सा ले सके। और तीसरा, शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रकार के प्रश्नों को याद करना। भाई देखो जहाँ पर याद करने वाला शब्द आता है ना, वो पहले ही गलत हो जाता है। जो हमारी एजुकेशन इस समय चलती है उसका ये मतलब है कि बच्चों को रटंत प्रणाली से दूर रखा जाए, ठीक है। बच्चों को उनकी समझ पर आधारित जो है स्टडी होनी चाहिए, ठीक है। रटने पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए। जो वर्तमान में जो शिक्षा प्रणाली चल रही है वो रटंत प्रणाली पर आधारित न होकर के समझ पर आधारित है दोस्तों, ठीक है। तो शिक्षक जो प्रश्न अध्यापन के दौरान अपनी कक्षा में पढ़ाता है या बच्चों से पूछ सकते हैं, उन सभी को याद करने के लिए उनको नहीं कहना चाहिए या प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए, बल्कि बच्चों को जो भी पाठ आपको पढ़ाना है उससे पहले उस पाठ को एक बार पढ़ लेने को कहना चाहिए, खुद पढ़ लें उसको, ठीक है। और उसके बाद जब दोबारा टीचर पढ़ाएगा तो फिर उनके अच्छे समझ में आएगा। तो खुद पढ़ेंगे बच्चे, उसके बाद कुछ प्रश्न उससे करो, नॉर्मल से क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद पाठ को पढ़ाना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि याद करने के लिए नहीं कहेंगे। तो हमारा उस उत्तर जो है यहाँ पर प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए था, तो हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। बाकी और जो है प्रोत्साहित और बाकी तीनों के लिए कर सकते हैं आप। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण नहीं है। भाई रचनात्मक आकलन यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए उचित नहीं है। अब यहाँ पर आप देखेंगे सत्र परीक्षा, ठीक है। तो सत्र परीक्षा जो है रचनात्मक आकलन के लिए नहीं है भाई। ये सत्र परीक्षा क्या होता है, जैसे पूरा साल चले गया, उसके बाद लास्ट में, अंत में, सत्र के लास्ट में ये परीक्षा होती है, जिसका एक ही काम है बच्चे का थोड़ा बहुत आकलन करके उसको एक कक्षा से दूसरे कक्षा में जो है भेज देना, ठीक है। एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जो है मतलब प्रोन्नत कर देना, ठीक है। तो यानी कि हम क्या कहेंगे, तो सत्र परीक्षा हो, ठीक है, सत्र परीक्षा का यही है, ठीक है। तो उसमें जो है मौखिक प्रश्न, प्रश्नोत्तरी, खेल और दत्तकारी, ये सभी, जैसे दत्तकारी का मतलब होता है प्रोजेक्ट वर्क, ठीक है, ये सभी जो है रचनात्मक आकलन के लिए होते हैं। प्रोजेक्ट कार्य हो, मौखिक प्रश्नों के द्वारा भी आप विभिन्न प्रकार के प्रश्न बच्चों से करके मतलब साल में कई बार ये चीज़ कर सकते हो आप, ठीक है। तो ये भी हो सकता है। प्रश्नोत्तरी और खेल तो आपको पता ही है, ठीक है। प्रश्नोत्तरी विभिन्न प्रकार के प्रश्नोत्तरी रख सकते हैं, क्विज करा सकते हैं आप, ठीक है, कोई खेल करा सकते हैं। ये सभी जो है रचनात्मक आकलन इससे हो सकता है। लेकिन सत्र परीक्षा जो होती है ये खाली जो है कक्षा को एक से दूसरे में जो है प्रोन्नत करने के लिए होती है। आगे बढ़ें। एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। भाई कोई भी शिक्षक है उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। कोई विद्यार्थी हमारे स्टूडेंट हैं, टीचर क्या होता है, टीचर जो विद्यार्थी होते उनका सारथी होता है,
ठीक है, उनका अनुदेशक होता है, उनका डायरेक्टर होता है, ठीक है, तो उनका पथ प्रदर्शक होता है, उनका दोस्त होता है, उनका सहयोगी होता है टीचर, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आप टीचर को कह सकते हैं। भाई देखो, अनुशासन बनाए रखना ये प्राइमरी नहीं है। अनुशासन तो ठीक है, अनुशासन आप जब अच्छा पढ़ाएंगे, सब कुछ अच्छा होगा तो अनुशासन भी आप मेंटेन रखेंगे क्लास में, समयानुवर्ती भी होगा। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वो है बच्चों की कठिनाई को दूर करना, क्योंकि शिक्षक जो होता है वो होता ही इसलिए है ताकि बच्चों की आने वाली जितनी भी प्रॉब्लम्स है, चाहे वो उनके खेल से संबंधित हो, पाठ्य सहगामी क्रियाओं वगैरह जितनी भी उनसे संबंधित हो, या आप उनके शैक्षणिक सत्र के दौरान आने वाली जितनी भी कठिनाइयाँ उन सभी को दूर करने, प्रॉब्लम्स दूर करना शिक्षक का परम उद्देश्य होता है, ठीक है। तो सुवक्ता होना चाहिए, ये तो गॉड चीज़ें हैं, ठीक है, ये सभी होनी ही चाहिए, लेकिन जो मेन है वो छात्रों की कठिनाई दूर करना, सही है, ठीक है। आगे बढ़ें। परामर्श का उद्देश्य है, भाई परामर्श का उद्देश्य क्या है, ठीक है। देखिए, आप किसी को परामर्श देते हैं, किस बेस पर देते हैं? सबसे पहले हम क्या करते हैं, उस जिस इंसान को हम परामर्श दे रहे हैं उसको हमको समझना होगा, ठीक है, मनोवैज्ञानिक तरीके से उसको समझना पड़ेगा, ठीक है। बच्चों की कमियों को कारण का पता लगाना पड़ेगा, फिर हम देखेंगे कि उसमें जो कमी है उस किस कारण से उसकी कमी है, ठीक है, उस कारणों का हमें पता लगाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद बच्चों के समायोजन में सहायता प्रदान करना, ये भी उद्देश्य होता है। बच्चों के समायोजन में, एडजस्टमेंट में सहायता प्रदान करना, बच्चों को सहायता देना, उनके एडजस्टमेंट में सहायता देना भी उद्देश्य, परम उद्देश्य, यानी कि तीनों सही है, ठीक है, यानी कि उपरोक्त सभी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो परामर्श का उद्देश्य क्या है? उपरोक्त सभी परामर्श के उद्देश्य। आगे, रचनात्मक लेख का नियोजन होना चाहिए। तो जो रचनात्मक लेख होते हैं दोस्तों, उनका नियोजन, यानी कि नियोजन का मतलब क्या हुआ? प्लानिंग, ठीक है, प्लानिंग कह सकते हैं इसको आप यहाँ पर प्लेसमेंट भी ले सकते हैं, ठीक है, या इफेक्ट भी ले सकते हैं, ठीक है। आपको वाक्य के अनुसार इसको रख देना है। तो आप देखेंगे हम रचनात्मक लेख का नियोजन जो है होना चाहिए। केवल उन छात्रों के लिए होना चाहिए जो कक्षा स्तर पर पढ़ते हैं, या केवल उन छात्रों के लिए जो लंबे वाक्य को लिख सकते हैं, या केवल उन छात्रों के लिए जो समाचार पत्र के लिए लिखना चाहते हैं, या सभी छात्रों के लिए। दोस्तों, हमारा मानना है यहाँ पर ये सभी छात्रों के लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो जो रचनात्मक लेख होते हैं, आपने देखा होगा जो पेपर में एक पेज आता है जिस पर विभिन्न लोग जो है अपने अपने लेख लिखते हैं, उस पेज को कोई नहीं पढ़ता है, ठीक है, उस पेज को कोई नहीं पढ़ता है, आप भी नहीं पढ़ते होंगे, कोई नहीं पढ़ता है। तो उसमें विभिन्न प्रकार के लेख आते हैं, जिसको उस पेज को पढ़ने की हैबिट जिसको बन गई, वो उस पेज को पढ़े बिना नहीं मानेगा, ठीक है, जिसको हैबिट नहीं है वो नहीं पढ़ेगा। तो ये जो वाला पेज होता है, इसमें सभी छात्रों को इसको पढ़ना चाहिए दोस्तों, ठीक है। रचनात्मक लेख का नियोजन उन सभी छात्रों के लिए होना चाहिए जो कक्षा स्तर पर जो है पढ़ते हैं, या लंबे वाक्य को लिख सकते हैं, या फिर समाचार पत्र वगैरह लिखना चाहते हैं, उन सभी के लिए। दोस्तों, रचनात्मक लेख के माध्यम से छात्रों की मौलिकता और सृजनशीलता उभर कर सामने आती है, ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सभी छात्रों के लिए रचनात्मक लेख का नियोजन होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़े। एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद ये जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्य की परीक्षा ले रहे हैं, तो मुख्य रूप से प्रश्न पत्र की या के किसके बारे में चिंतित है। भाई देखिए, अगर कोई टीचर है वो कोई प्रश्न पत्र बना रहा है, कोई पेपर बना रहा है, तो उसके बाद वो जांचता है कि ये प्रश्न पत्र जो मैंने बताया है, जो ये प्रश्न इसके अंतर्गत रखे हैं, क्या वो बच्चे के विशिष्ट उद्देश्य की परीक्षा ले रहे हैं। तो यानी कि वो उसकी विश्वसनीयता, उसकी जो है विश्वसनीयता को जानना चाह रहा है, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, एक शिक्षक द्वारा प्रश्न पत्र बनाने के बाद ये जांच करना कि क्या प्रश्न पत्र परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की कसौटी पर खरा उतर पा रहा है या फिर नहीं, इस बारे में वो प्रश्न पत्र की विश्वसनीयता को लेकर के चिंतित है दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा यहाँ पर सही है? ऑप्शन चौथा सही है, यानी कि ऑप्शन डी सही है, विश्वसनीयता, ठीक है। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। भाई वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन होते हैं वो कौन सा है, ठीक है। तो सीधे सीधे सवाल है, सत्य या असत्य जो है वो ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, ठीक है। निबंधात्मक प्रश्न नहीं है, लघु उत्तर वाला नहीं है, मुक्त उत्तर वाला प्रश्न भी नहीं है, ठीक है। तो यानी कि सत्य असत्य जो है ऑब्जेक्टिव है। यहाँ पर आपको दो ही ऑप्शन मिल रहा है, या तो सत्य मिल रहा है या असत्य मिल रहा है, दोनों में से आपको एक ही करना है, ठीक है। आगे बढ़े। मान लीजिए आप विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं, ठीक है। ये पेडागोजी की क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं।
मान लीजिए आप विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं, आप अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विद्यालयों की शिक्षा की संपूर्ण गुणवत्ता को सुधारने के लिए क्या योजना बनाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार का प्रश्न जो है डॉट डॉट का एक उदाहरण, किसका उदाहरण है, इस प्रकार का प्रश्न है। ठीक है, आप यहाँ पर दिया गया है, आप अपने जो है किसी बोर्ड के अध्यक्ष है, अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विद्यालयों की शिक्षा की संपूर्ण गुणवत्ता को सुधारने के लिए क्या योजना बनाएंगे। ये किस प्रकार का प्रश्न का उदाहरण है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन को पहले ध्यान से आप समझ लेंगे तब उसका आंसर देंगे। ठीक है, तो भाई देखिए ये है उच्च स्तरीय अपसारी। ठीक है, अब अपसारी क्या होता है। ठीक है, देखिए दो चीजें होती है, एक होता है अभिसारी, दूसरा होता है अपसारी। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आपको जो है पूरे बिल्कुल इस तरीके से सोचना पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल अपना माइंड इतना बड़ा करके सोचना पड़ेगा। ठीक है, अपसारी का मतलब होता है फैला करके। ठीक है, सभी दिशाओं में, चहुमुखी आप कह सकते हैं इसको। ठीक है, अपसारी का मतलब होता है फैलाना किसी चीज को, और अभिसारी का मतलब होता है किसी हर चीज को एक केंद्रित कर देना। ठीक है, ठीक है, केंद्रित करना, सिकोड़ना। अपसारी का मतलब होता है फैलाना, अभिसारी का मतलब होता है सिकोड़ना। ठीक है, तो यानी कि आपका जो उच्च स्तरीय अपसारी चिंतन होगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये प्रश्न कैसा, उच्च स्तरीय अपसारी प्रकार का प्रश्न है। शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष के द्वारा विद्यालय की गुणवत्ता सुधारने के लिए उच्च स्तरीय अपसारी चिंतन का प्रयोग किया जाएगा, जो अनेक प्रकार की दिशाओं, विभिन्न प्रकार की विभिन्नताओं के साथ समस्या का हल निकालता है, और ये कह सकते हैं कि व्यक्ति उसके परिणाम की अच्छाई और उपयोगिता के बारे में निर्णय लेता है। समस्या समाधान की ये प्रक्रिया आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन भी कहलाती है। दोस्तों ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना, आउट ऑफ द बॉक्स। ठीक है, आगे बढ़े। विद्यार्थियों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने का आदर्श प्रतीक्षा समय डॉट डॉट के सही अनुपात में होना चाहिए। भाई देखिए विद्यार्थियों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने का यानी कि आप यह है, अगर आप विद्यार्थी से कोई प्रश्न पूछते हैं, ठीक है, अपने स्टूडेंट से कोई भी प्रश्न पूछते हैं, तो इसका कहने का मतलब है कि आप उसकी प्रतिक्रिया जब लेंगे तो उसके लिए उचित समय जो कितना होना चाहिए। भाई प्रश्न की कठिनाई स्तर के आधार पर आपने कोई प्रश्न पूछा, आप बच्चों से कहेंगे ठीक है, आपको लगेगा ये प्रश्न थोड़ा टफ है तो उसको आप थोड़ा ज़्यादा समय देंगे, होता है ना। अगर क्वेश्चन ईजी है तो आप बच्चों से एक्सपेक्ट कर रहे कि इसका आंसर तो पूछते ही दे देना चाहिए। आप बोलेंगे कि भारत का प्रधानमंत्री कौन है, तो आप उम्मीद करेंगे कि बच्चे फटाक से आंसर दें। ठीक है, आप पूछेंगे भाई चाइना का राष्ट्रपति कौन है, तो आप थोड़ा सा उनको हो सकता है 1 मिनट का समय दें। ठीक है, आप पूछेंगे अमेरिका के विदेश मंत्री कौन है, तो उनको आप 2 मिनट 3 मिनट का समय दे सकते हैं। तो ये है प्रश्न की कठिनाई के आधार पर जो है आप क्या करते हैं, उनको प्रतीक्षा समय यानी कि आंसर लेने के लिए जो बीच में वेटिंग का टाइम होता है वो समय उनको देते हैं। ठीक है, कुल मिला के ये कहने का मतलब है। तो आप इसका निर्णय कैसे करते हैं, प्रश्न की कठिनाई स्तर के आधार पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन है, अ ब स 3 विद्यार्थी हैं जो अंग्रेजी पढ़ते हैं। ये तीनों विद्यार्थी क्या है, अंग्रेजी पढ़ते हैं। अ को विषय रोचक लगता है, जो इंग्लिश सब्जेक्ट है, जो अ विद्यार्थी है, ठीक है, इसका नाम हम राम रख देते हैं। ठीक है, तो राम को क्या है भैया, विषय जो है बहुत ही रोचक इंटरेस्टिंग लगता है, और वो ये सोचता है कि ब अंग्रेजी इसलिए पढ़ती है क्योंकि वो कक्षा में पहला स्थान प्राप्त करना चाहता है। ब का नाम है सीता, ठीक है, सीता रख देते हैं इसका नाम। तो अब भाई राम को ऐसा लगता है कि सीता इंग्लिश, राम का तो इंटरेस्ट है इंग्लिश में, लेकिन उसको लगता है कि सीता इंग्लिश इसलिए पढ़ती है क्योंकि वो पहला स्थान प्राप्त करना चाहती है। और उसके बाद तीसरा है स, यानी कि इसको लक्ष्मण कहेंगे हम। ठीक है, तो अब लक्ष्मण जो है इसलिए अंग्रेजी पढ़ता है क्योंकि उसका प्राथमिक सरोकार यानी कि पहला उद्देश्य जो है क्या है, उत्तीर्ण होने वाले ग्रेड से प्राप्त करना, यानी कि केवल पास होने वाले ग्रेड लाना ही उसका पहला उद्देश्य है। अब भाई यहाँ पर आपको ये बताना है कि अ ब और स के उद्देश्य क्या है, क्रमशः तीनों के उद्देश्य क्या क्या है। निपुणता, निष्पादन या निष्पादन उपेक्षा, ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। भाई इसका जो सही उत्तर है वो है निष्पादन उपेक्षा। ठीक है, देखिए आप पहला जो था उसका इंटरेस्ट था भाई, उस पर पहला क्या था, उसका इंटरेस्ट था। शिक्षक विद्यार्थी को किसी विषय की अपनी समझ के अनुसार पढ़ाता है, ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन जब किसी बच्चे की रुचि जो है किसी सब्जेक्ट में होगी तो वो उसी के अनुसार जो है कार्य करेगा। ठीक है, उसकी रुचि उस पर होनी चाहिए। ठीक है, तो यानी कि उसकी निपुणता उस पर होनी चाहिए। तीनों विद्यार्थियों का अंग्रेजी पढ़ने का उद्देश्य अलग अलग है। विद्यार्थी अ का जो उद्देश्य था, जिसका नाम हमने राम रखा था, तो वो अंग्रेजी के ज्ञान में निपुणता हासिल करना चाहता है ताकि भविष्य में इसका उपयोग किया जा सके।
अब वहीं पर अगर विद्यार्थी ब को देखा जाए तो यानी कि सीता को देखा जाए तो उसका उद्देश्य क्या है, अंग्रेजी में उत्तम निष्पादन करना, ठीक है, उत्तम निष्पादन करना उनका है, यानी कि वो क्या करना चाहती है, पहला स्थान प्राप्त करना चाहती है। अब वहीं पर अगर स की बात करेंगे तो स का क्या है भाई, वो इसलिए अंग्रेजी पढ़ता है क्योंकि खाली पास होना चाहता है, यानी कि निष्पादन उपेक्षा उसका परम उद्देश्य है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर वो मतलब ग्रेड प्राप्त करना चाहता है, तो यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। तीनों के बारे में हमको पता चल गया, पहला निपुणता यानी कि वो रुचि है उसकी, तो बाकी दूसरा आपको पता ही है, तीसरा पता है, ऑप्शन ए यहाँ पर सीधे सीधे सही होता है। आगे बढ़ते, एनसीएफ 2005 की संस्तुतियों के अनुसार कक्षा 1 और कक्षा 2 के विद्यार्थियों के लिए मूल्यांकन का तरीका होना चाहिए। भाई जो है मूल्यांकन का तरीका इनके लिए कौन सा होना चाहिए, प्रेक्षण के आधार पर, ठीक है। जो कक्षा एनसीएफ 2005 की अगर बात करते हो आप, ठीक है, तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ जिसको हम बोलते हैं 2005 के अनुसार पूर्व प्राथमिक स्तर पर बच्चों का मूल्यांकन प्रेक्षण के आधार पर होना चाहिए, ठीक है, प्रेक्षण के आधार पर होना चाहिए, प्रेक्षण के आधार पर, प्रैक्टिकल के आधार पर, प्रयोग के आधार पर होना चाहिए। आगे बढ़ते, परीक्षा में विद्यार्थियों से किस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए। जो परीक्षा होती है उसमें विद्यार्थी भाई समझ और अनुप्रयोग के आधार पर प्रश्न पूछने चाहिए, ठीक है। जो ऐसे प्रश्न होने चाहिए जो बच्चों की समझ पर आधारित हो, ठीक है, खाली रट दिया ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। कंटेंट को बच्चे के समझ, मतलब उस एक साल के अंतर कितने या एक साल या जितने महीने के बाद भी आप एग्जाम लेते हो उसमें देखना पड़ेगा कि बच्चों के कितनी समझ में कितना विकास हुआ है, ठीक है, उसको और उनके अनुप्रयोग के आधार पर प्रश्न होने चाहिए। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य विकल्पों से संबद्ध नहीं है। भाई कौन ऐसा है जो अन्य विकल्पों से संबद्ध नहीं है, तो यहाँ पर प्रश्नोत्तर सत्रों को संगठित करना, किसी विषय पर विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया को लेना, प्रश्नोत्तरी या क्विज परिचालित करना, या स्व आकलन के कौशल को प्रतिमान करना। भाई देखो ये तीनों जो है प्रश्नोत्तर से या प्रश्न पूछना बच्चों के उसके बारे में है। लास्ट है स्व आकलन, ये खुद में जो है मतलब इन तीनों से अलग। यहाँ पर कोई व्यक्ति है जो दूसरे के बारे में जान रहा है या प्रश्न कर रहा है, ठीक है, उसका आकलन कर रहा है, लेकिन यहाँ पर बच्चा क्या है, स्व आकलन है, खुद ही अपना आकलन करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इन तीनों से अलग कौन सा है, चौथा वाला अलग है। अगला है, एक अध्यापक या अध्यापिका विद्यार्थी को किसी विषय की अपनी अवबोधनात्मकता को प्रतिबिंबित करते हुए संकल्पनात्मक मानचित्र का निर्माण करने को कहती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना है तो वो क्या कर रही है, छात्रों की मुख्य बिंदुओं का सार लिखने की क्षमता का परीक्षण कर रही है, या छात्रों की उपलब्धि के मूल्यांकन के लिए शीर्षक के विकास का प्रयास कर रही है, या विद्यार्थियों की स्मृतियों का मंथर गति से जागृत कर रही है, या फिर रचनात्मक आकलन कर रही है या कर रहा है। भाई देखिए, शिक्षक विद्यार्थियों को किसी विषय की अपनी अवबोधात्मक या समझना को प्रतिबिंबित करने के लिए संकल्पनात्मक मानचित्र का निर्माण करने को कहता है। इसके माध्यम से शिक्षक जो है शिक्षार्थियों का रचनात्मक आकलन कर रहा है दोस्तों। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि विद्यार्थियों में मौलिकता, रचनात्मकता और सृजनशीलता का कहीं तक विकास हो पाया है, यानी कि कहाँ तक विकास हो पाया है इसको जान रहा है, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं भाई, इसका इस विद्यार्थियों की स्मृति और मंथर गति से जागृत कर रहा है, ये कह सकते हैं, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं रचनात्मक आकलन कर रहा है। तो हमने जब आपको मैंने अभी बताया पूरा डिटेल में, तो मैंने क्या कहा कि वो रचनात्मक आकलन कर रहा है। हम नहीं कह सकते कि छात्रों की मुख्य उसकी क्षमता का परीक्षण कर रहा है, सार लिखने की, ठीक है, या फिर उसके लिए कोई शीर्षक या जो है उसके टॉपिक ढूंढने की बात कर रहा है। तो यहाँ पर भाई उसका रचनात्मक आकलन कर रहा है, ठीक है, पूरा उसकी कॉन्सेप्ट को उसको पूरा उसका कॉन्सेप्ट का निर्माण करेगा। कोई भी चीज़ जैसे आप कहीं घूमने गए, आपसे टीचर ने बोला कि आप जो है जहाँ भी घूमने गए उसके बारे में पूरा एक डिटेल में पूरा लिखो, जैसे गए, जिस माध्यम से आपने स्टे किया, भोजन कहाँ किया, जो भी आपने यात्रा वृत्तांत है उसको पूरा लिखो, ठीक है। तो उससे क्या होता है, उसका रचनात्मक आकलन होगा, उसकी पूरी उसकी मेमोरी उसमें देखी जाती है, उसके लिखने की शैली उसमें देखी है, उसकी समझ उसमें देखी जाती है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। भाई इसमें से कौन सा कथन सत्य है आपको बताना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर रचनात्मक आकलन का मुख्य उद्देश्य है विद्यार्थियों की उपलब्धि का श्रेणीकरण करना, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। खाली श्रेणीकरण करना नहीं है ना। तो उसके बाद रचनात्मक आकलन समय समय पर विद्यार्थियों के विकास का सार प्रस्तुत करता है, ठीक है। अब जो है इसका सही जवाब आप देखेंगे ये भी बिल्कुल परफेक्ट नहीं है। रचनात्मक आकलन कभी कभी संकलनात्मक हो सकता है और इसी प्रकार
विपरीतता। यानी कि कहने का मतलब जो रचनात्मक आकलन है वो कभी कभी क्या होता है, संकलनात्मक हो सकता है, और संकलनात्मक आकलन भी कभी कभी क्या हो सकता है, रचनात्मक आकलन हो सकता है। कुल मिला के ये कहने का यहाँ पर मतलब है। ठीक है, चलिए ये ऑप्शन सही है तीसरा वाला। आगे है ग्रेड अंकों से कैसे अलग, ये प्रश्न निम्न में से किस प्रकार के प्रश्नों से संबंध रखता है। भाई देखिए, ग्रेड जो है अंकों से किस प्रकार से अलग है। आप देखते हैं शिक्षा जो प्रणाली है इस मूल्यांकन की, उसमें कहीं पर ग्रेड दिए जाते हैं, कहीं पर अंक दिए जाते हैं। ठीक है, तो इन दोनों में ये दोनों कैसे अलग हैं ये बताना है आपको। तो भाई ये कैसी है, विश्लेषणात्मक संबंध रखता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, अंकों के बारे में बताना पड़ेगा। दूसरा आपको उसके बाद जानना पड़ेगा ग्रेड के बारे में। इन दोनों के बारे में आपको पहले डिटेल में रिसर्च करनी पड़ेगी, फिर उन दोनों के बारे में अंतर आपको बताना पड़ेगा, यानी कि आपको इन दोनों का विश्लेषण अच्छी तरीके से करना पड़ेगा। हम कह सकते हैं कि इस प्रकार के प्रश्न कैसे होते हैं, विश्लेषणात्मक होते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर सही है, यानी कि 2। अगला, एक सजीव कक्षा स्थिति में निम्नलिखित में से सबसे अधिक संभावित क्या है। भाई देखिए, जो टीचर होता है अगर वही बोलता रहेगा, वही जैसे इस समय मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपका कोई प्रतिक्रिया नहीं है, मैं ही बोल रहा हूँ, तो इसको हम सजीव कक्षा नहीं कहेंगे। ठीक है, अगर खाली बच्चे बोल रहे हैं उससे भी व्यवधान होगा, उससे भी पढ़ाई नहीं हो पाएगी, वो भी सजीव कक्षा नहीं है। जहाँ पर शिक्षक और छात्र के बीच शिक्षक और छात्र दोनों के बीच में वार्तालाप होना बहुत जरूरी है। ठीक है, कभी कभार हंसी का शोर, इसको हम सजीव कक्षा नहीं कहेंगे दोस्तों। ठीक है, कभी कभार हंसी का शोर, जैसे टीचर ने बीच बीच में कक्षा में जोक सुना दिया, बच्चे हंसने लगे, तो क्या आप इसको सजीव कक्षा कहेंगे? नहीं हो सकता ना, क्यों, पता नहीं किस बात पे हंस रहे, क्या वो क्लास से रिलेटेड है, नहीं है, पता नहीं। ठीक है, ये भी नहीं। पूर्ण रूप से शांति, ये तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, दोनों नहीं। शिक्षक छात्र वार्ता, ये बहुत ही जरूरी है भाई। शिक्षक और छात्रों के बीच में वार्ता होना, कम्युनिकेशन होना, ठीक है, ये बहुत जरूरी होता है। तो तेज आवाज में वार्तालाप, ये भी गलत है। तेज आवाज में वार्तालाप भी नहीं होना चाहिए, दूसरों को नहीं, अपनी कक्षा तक। जहां तक एक टीचर बात करता है, क्लास में बैठे अंतिम छात्र तक टीचर की आवाज जाए, और क्लास में बैठे अंतिम छात्र की आवाज टीचर तक पहुंचे, केवल इतनी ही आवाज में बात होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। कक्षा में शिक्षार्थियों से कहा गया है कि वे अपने समाज के लिए क्या कर सकते हैं। इसे दर्शाने के लिए एक नोटबुक में अपने कार्य की विविध शिल्प कृतियों को संयोजित करें। ये किस प्रकार की गतिविधि है भाई, ये किस प्रकार की गतिविधि होगी? ठीक है, तो ये होगी पोर्टफोलियो आकलन दोस्तों। ठीक है, पोर्टफोलियो आकलन ये होगा। पोर्टफोलियो आकलन के अंतर्गत दोस्तों सामाजिक स्तर पर होने वाली विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को दर्शाया जाता है, दिखाया जाता है। समाज में होने वाले परिवर्तन और उसमें किए जाने वाले सुधार, इन सभी को पोर्टफोलियो आकलन के अंतर्गत शामिल किया जाता है। ठीक है, तो हम क्या, हमारा उत्तर यहाँ पर क्या है, पोर्टफोलियो आकलन। आगे बढ़ते हैं। कक्षा परीक्षणों में अच्छा प्रदर्शन करने में एक बच्चे की असफलता हमें इस विश्वास की तरफ ले जाती है कि आकलन वस्तुनिष्ठ है तथा असफलताओं को स्पष्ट रूप से पहचानने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, या फिर बच्चे कुछ निश्चित सक्षमताओं और कमियों के साथ पैदा होते हैं, या पाठ्यक्रम, शिक्षण पद्धति और आकलन प्रक्रियाओं पर विचार की आवश्यकता है। बिल्कुल सही है भाई। कक्षा परीक्षणों में अच्छा प्रदर्शन करने में एक बच्चे की असफलता, कोई बच्चा असफल हो गया तो हमें वो मतलब किस विश्वास की तरफ ले जाती है, इससे हम क्या कह सकते हैं? हम यही मान सकते हैं कि भाई पाठ्यक्रम, शिक्षण पद्धति या आकलन प्रक्रियाओं पर विचार की आवश्यकता है। ठीक है, तो इस वजह से ही बच्चे को असफलता प्राप्त हुई है। ठीक है, या तो पाठ्यक्रम में कमी रही होगी, या शिक्षण पद्धति में कमी रही होगी। ठीक है, या फिर आकलन की प्रक्रियाओं में कमी रही होगी। कई बार ऐसा होता है जब आप एग्जाम देने जाते हो तो कुछ ऐसे कंटेंट आ जाते हैं जो आपको ठीक से समझ नहीं आए हैं, ऐसा भी हो जाता है। बाकी आपको सब कुछ आता है, केवल वही कंटेंट आपको नहीं पता। ठीक है, तो ये भी तो हो सकता है। ठीक है, इसका मतलब ये तो नहीं कि किसी बच्चे के अंक कम आए हैं, किसी के ज़्यादा आए हैं तो वो बच्चा मूर्ख है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि जो उससे पूछा गया वो कंटेंट उसको नहीं आता था, बाकी बहुत कुछ आता था। ठीक है, ये चीज़ें जो है मैटर करती हैं, तो वहाँ पर सोचने की ज़रूरत है। पाठ्यक्रम के बारे में, शिक्षण पद्धति के बारे में या आकलन प्रक्रियाओं पर विचार करने की आवश्यकता है, ज़रूरत है। ठीक है, आगे बढ़। जब बच्चे एक विशेष संख्या में पुस्तकें पढ़ते हैं तो उन्हें एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। यह रणनीति शायद अधिक समय तक काम न कर सके, क्योंकि भाई देखो, जब बच्चे एक विशेष संख्या में पुस्तकें पढ़ते हैं तो उसके बाद उन्हें एक प्रमाण पत्र दे दिया जाता है, और ये जो रणनीति है ये ज़्यादा समय तक काम नहीं कर सकती है। इसका एक कारण हो सकता है कि ये संभवतः बच्चों को केवल प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए पुस्तकों को पढ़ने की तरफ ले जा सकते हैं। बच्चों को का एक ही उद्देश्य रहेगा, प्रमाण पत्र
प्राप्त करना है। जैसे आपने हाई स्कूल करना है, आपको सिर्फ एक ही आप उद्देश्य से आप किताब पढ़ते हैं क्योंकि आपको पास होना है, आपको हाई स्कूल का प्रमाण पत्र लेना है। आप ये नहीं सोचते कि हमें नॉलेज गेन करना है, कोई भी बच्चा हो, ठीक है। तो ये अगर इस उद्देश्य से अगर काम किया जाएगा तो वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। तो इसीलिए जो है ये संभवतः क्या होगा, बच्चों को केवल प्रमाण पत्र लेने के उद्देश्य से उसकी पुस्तक पाठ्य पुस्तकों की तरफ को अग्रसर मतलब को ले जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर ठीक होगा। अगला क्वेश्चन है, आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, क्योंकि देखिए आकलन जो है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग इसलिए है क्योंकि दोस्तों आकलन से अध्यापक बच्चों के अधिगम को समझता है, बच्चों की लर्निंग को समझता है और उसके अपने शिक्षण की परिपुष्टि भी होती है, ठीक है। यानी कि आकलन से क्या होता है, अध्यापक क्या करता है, बच्चे ने कितना सीखा, किस मात्रा में सीखा और कहाँ तक समझा, इस सारी चीज़ों को टीचर अच्छे से समझता है, बच्चे की लर्निंग को, और उसके बाद उसकी टीचिंग कैसी थी उसके बारे में भी वो समझता है। क्या उसकी टीचिंग इफेक्टिव थी, उसके स्किल जो टीचिंग के स्किल हैं, कौशल हैं, वो सारे सही थे, ठीक है। उसके बारे में वो खुद भी पृष्ठपोषण लेता है उसका, ठीक है। फीडबैक। आगे है बहुविकल्पी प्रश्न है, बच्चों की डॉट की योग्यता का आकलन करते हैं। जो बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं दोस्तों, वो बच्चों की सही उत्तर की पहचान करने में सक्षम होते हैं, ठीक है। अब देखिए ये सही उत्तर का निर्माण वो नहीं करते, सही उत्तर की व्याख्या भी नहीं करते हैं, ठीक है, और प्रत्यास्मरण करने में भी ज़्यादा सक्षम नहीं होते। तो उसका सही उत्तर की पहचान करने में केवल ये आपको 4 ऑप्शन दे दिए, एक उत्तर आपने बता दिया, तो वो क्या करते हैं, सही उत्तर को पहचानने में पहचान कर सकते, बाकी उसकी व्याख्या निर्माण वगैरह नहीं करते हैं। आगे है लास्ट क्वेश्चन है, विभिन्न मुद्दों और विमर्शों पर उनके लिए कारण प्रस्तुत करते हुए बच्चों को अपनी व्यक्तिगत राय को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करने वाले प्रश्न किसको बढ़ावा देते हैं। तो भाई ये विश्लेषणात्मक और आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देते हैं। ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा, ठीक है। तो क्या होगा, विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श और उनके लिए कारण प्रस्तुत करते हुए बच्चे को अपनी व्यक्तिगत राय को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करने वाले प्रश्न उसके विश्लेषणात्मक और आलोचनात्मक चिंतन को क्या करते हैं, बढ़ावा देंगे, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। तो बहुत ही बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, क्योंकि अनेक प्रकार के मुद्दे होते हैं, उन पर विचार विमर्श होगा, उन पर बहस होगी, डिस्कशन होगा, ठीक है। इन सारी चीज़ों से बच्चे को विश्लेषण करने की उसकी क्षमता बढ़ेगी, उसकी आलोचना करने की क्षमता बढ़ेगी, आलोचनात्मक तरीके से चिंतन करने की, सोचने की क्षमता का विकास होता है, ठीक है। तो इसलिए ये ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। 30 क्वेश्चन मैंने आपसे डिस्कस कर लिए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको जरूर एग्जाम में यहाँ पर से 2 या 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अगर एक क्वेश्चन भी से आता है इन 30 क्वेश्चनों में से, ये बहुत ही अच्छी बात होगी दोस्तों, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही है। अगर आपको लगा कि वीडियो अच्छा था, हमारी मेहनत आपको लगी कि हमने मेहनत की है और आप लोगों के लिए इफेक्टिव वीडियो रहेगा, तो ज़रूर वीडियो को लाइक आप करेंगे और बाकी लोगों तक शेयर भी करेंगे। हमारे बाकी के वीडियोज़ हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर आप देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। प्लेलिस्ट में यूटेट सीटेट की मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें देख लेना। मॉडल पेपर में देख सकते हैं आप, और आपको प्रीवियस पेपर में आप देखना प्लेलिस्ट में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।